नमस्कार और बहुत बहुत आप सबका स्वागत आज एनडीटीवी बिजनेस आइकॉन्स के जो ये हम समिट कर रहे हैं उसमें। और मंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं सबको प्रेरणा देने के लिए। और मैं कह सकती हूँ मित्र सौम्या जी, क्योंकि बहुत समय से जानती हूँ सौम्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी यहाँ पर स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे इंटरव्यू कर सक रही हूँ। वैसे तो मैंने नहीं किया है कभी भी न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। आपका मैं जीवनी पढ़ रही थी और अपने आप में मैंने सोचा कि ऐसा भी कोई पॉलिटिशियन या राजनेता हो सकते हैं, खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने शायद अपने पिता का मंत्री होने का फ़ायदा नहीं लिया, एक साधारण सरकारी नौकरी कर रहे थे। और आज भी काफ़ी लोग हैं जो सरकार के तरफ से, कर्मचारियों के तरफ से नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे। सर, आपका कैसा अनुभव रहा गवर्नमेंट में? फिर आपने गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी थी उसको 19 साल करने के बाद छोड़ के आप राजनीतिक जीवन में आपने प्रवेश किया। ये आपके अनुभव बताइए और बताइए कि प्रेरणा क्या रही आपकी कि आप राजनीति में आए। देखिए, शुरुआती दौर से राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं थी। खेती किसानी के बाद कायदे से मुझे कृषि विज्ञान की या आर्ट्स की पढ़ाई पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं चला गया वाणिज्य में। और बीकॉम करने के बाद मैं नौकरी में निकल गया। पिताजी 1959 में पहली बार सरपंच बने, फिर 64 में प्रधान बने, 67 में विधायक बने। वो लगातार राजनीति में थे। तो राजनीति के बहुत से उतार चढ़ाव जब मैं बचपन में, फिर किशोर अवस्था में, फिर युवावस्था में देखे, तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि राजनीति क्षेत्र धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए अपने को इस क्षेत्र में नहीं जाना। अपन अपना जीवन खेती और बाकी कामों में, नौकरी में निकाल लेंगे। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें बहुत रंग ढंग देखे मुझे। फिर 90 में मेरे पिताजी मंत्री बन गए। तब तक मेरे दिमाग में ये था कि उनके जो कुछ सहयोगी थे, मैं ये मानता था कि वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने तो अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको राजनीतिक उत्तराधिकार के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर 90 में उन्होंने जिस प्रकार के कृत्य शुरू किए, तो मन थोड़ा आहत हुआ। और जो 50 साल से पिताजी के कार्यकर्ता के रूप में लोग काम कर रहे थे, उनका आग्रह रहा कि ऐसे काम कैसे चलेगा। होते होते कालखंड निकला। मैंने 98 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वैसे अगर मैं 1 महीने 1.5 महीने और सरकारी नौकरी करता तो पेंशन भी मिल सकती थी मुझे। फिर 2000 में पहली बार मैंने राजनीति में संगठन के माध्यम से प्रवेश किया और 2004 में पहली बार मैंने जिला परिषद के उपचुनाव के माध्यम से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2005 में मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, प्रधान बना। 2010 में पहली बार, दूसरी बार, वो मेरा तीसरा चुनाव था, पंचायत समिति का दूसरा चुनाव था, मैंने सदस्य के लिए एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र चुना जिसमें जातिगत दृष्टि से देखें तो मेरी जाति के मात्र 8 वोट थे। अच्छा, सिर्फ 8 वोट? सिर्फ 8 वोट। और बाकी समाज के विभिन्न वर्गों के 5700 वोट थे। उनका भरपूर सहयोग मिला, प्यार मिला। मैं दोबारा निर्वाचित हुआ।
फिर प्रधान बना और प्रधान बनने के बाद 2013 में पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर दिया। चुनाव लड़े, जनता का भरपूर प्यार मिला और विजयी हो गए। विजयी होने के बाद मैं लगातार जनलेखा समिति का जो दूसरा पार्ट था, जिसमें नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कृषि विपणन आदि आते थे, उस समिति का और विशेषाधिकार समिति का सदस्य रहा। वहाँ मेरे को मेरी वाणिज्य की पढ़ाई ने सहयोग किया और इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली के बारे में मैंने कमेटी के माध्यम से हमने खूब काम किए और शायद वो पहला कालखंड था कि जिसमें किसी समिति द्वारा भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी और उनमें जो आपत्तियां आर्थिक से संबंधित थी, जिसमें लोग विभिन्न अधिकारियों ने सरकार को ज़्यादा राशि मिलनी चाहिए थी, उसके बजाय कम राशि में वो उपयोग परिवर्तन या दूसरे काम कर दिए थे। हमने उनको गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर हमने पहली बार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई रिकवरी कीजिए, वसूली करो। उन्होंने कहा साहब नोटिस दे रहे हैं। मैंने कहा नोटिस से काम नहीं चलेगा। पब्लिक डिमांड रिकवरी का एक कानून बना हुआ है, आप उनको चेतावनी दे दीजिए कि या तो पैसा जमा कराएं वरना पब्लिक डिमांड रिकवरी में मामला बनाकर भेज दीजिए। और हमारे उस लगभग 4.5 साल के कालखंड में हमने 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी समिति के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करके करवाई। उसके बाद 2023 में फिर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, जनता का प्यार मिला, चुनाव जीते और मेरे उसी समिति के कार्यकाल के आधार पर ही पहली बार ग्रामीण परिवेश के किसी व्यक्ति को शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग जैसा विभाग सौंपा गया। और जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे विभागों में आम आदमी का जो काम पड़ता है बिना किसी विघ्न के पारदर्शी तरीके से हो, और उसके लिए हम लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। नियमों में जितना संशोधन हमें करना होगा वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि आम आदमी जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी का काम आसानी से हो सके। जाबर सिंह जी, आप अपने ग्रामीण, आपने कहा कि ग्रामीण आदमी को एक शहरी विकास का दायित्व दिया गया है, पर आप एक बहुत अच्छी आपकी एक पहचान है कि आप हमेशा अपनी ग्रामीण वेशभूषा में रहते हैं और कहते हैं कि बड़े मतलब पॉलिटिशियन जैसे नहीं बोलते हैं, आप एकदम साफ बोलते हैं। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये शायद आपका एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, लेकिन आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी इसकी वजह से हो रही है। देखिए, जीवन में मैं कुछ बहुत बड़ी विद्वानों से, बहुत बड़े संतों का आशीर्वाद मुझे मिला और उनके जीवन का सार यही था कि भाई आप सार्वजनिक जीवन में अगर चापलूसी के चक्कर में फंस गए तो आपको आगे जाकर जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि सीधे स्पष्ट सपाट भाषा में बात करो। काम होने वाला हो तो हाँ करो, काम नहीं होने वाला तो सीधा ना कर दो। और कोई बार बार चक्कर लगाए उससे विशेष रूप से सतर्क हो जाओ। और उसके बाद से मैंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे महान विभूतियों से मेरा संपर्क रहा। एक विभूति तो ऐसी थी जिन्होंने 1942 में एमएससी इन केमिकल साइंस बॉम्बे यूनिवर्सिटी से
गोल्ड मेडलिस्ट के साथ डिग्री प्राप्त की। उनके परिवार में उनके पिता भी डॉक्टर थे, माँ भी डॉक्टर थी, परिवार में और भी डॉक्टर थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि बचपन में ही वो दुर्घटना में देवलोक गमन हो गए थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने पहले टाटा कंसर्न में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद उन्होंने एक व्यापार किया और साल भर का लेखा जोखा जब उनके सामने आया तो उस ज़माने में उन्हें लगभग 12 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट हुआ। और पता नहीं फिर उनके दिमाग में क्या हुआ, वो सीधे सब कुछ छोड़ के हिमालय चले गए, लंबी साधना की। मेरा कोई विशेष नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझ पे उनकी मेहरबानी हुई, एक बार कहीं मिल गए। उसके बाद कुछ संपर्क चलता रहा। उनके जब अंतिम दिन आए, वो गंभीर रूप से बीमार थे। मैं उनको लेकर जयपुर डॉक्टर कुणाल कोठारी, डॉक्टर DN कल्ला, 4-5 बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो सब ने मुझे ये कहा कि साहब ये अधिकतम 7 दिन या 10 दिन से ज़्यादा का इनका जीवन नहीं है। उन्होंने जिद की मेरे से कि साहब मेरे को बद्रीनाथ के पास एक आश्रम है, वहाँ पहुँचाओ किसी तरह से। और मैंने जिद ये कर ली कि आप जब तक ठीक नहीं होगे मैं लेके नहीं जाऊँगा। और इस कसम में लगभग 6 महीने निकल गए। सारे डॉक्टर झूठे पड़ गए। एक दिन जब मैं रात में मेरे क्षेत्र में का भ्रमण करके लौटा, 12 बजे के आसपास, 5-7 लोग और थे, वो चाय पीने चले गए, मैं उनके पास चला गया, बातचीत शुरू हुई तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने जीवन में आध्यात्मिकता का और दूसरा वो किया, फिर भी आपके जीवन में ये कष्ट क्यों है? तो कुछ उदाहरण तो मेरे सामने थे। हमारे एक मिलने वाला जिनके यहाँ वो कई बार आते जाते थे, उनके बच्चे को गंभीर बीमारी हो गई, SMS में भर्ती था। डॉक्टर कुणाल कोठारी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर कुणाल कोठारी से जब मैं भी मिला तो मेरे को उन्होंने कहा भाई बचने की संभावनाएं बिल्कुल न्यून है। दूसरे दिन हम श्रीमाधोपुर में वो महाराज मिल गए, बातचीत चली तो उन्होंने कहा मेरी बात कराओ कुणाल कोठारी से। बातचीत हुई, उन्होंने कुछ दवाओं का आदान प्रदान, ये करो तुम, इसकी जगह ये कर दो, इसकी जगह ये कर दो। आज उसके बाद वो बच्चा स्वस्थ हो गया और आजकल वो बैंक में सर्विस कर रहा है। ऐसे ही 2-3 और उदाहरण थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन के ये कष्ट इसलिए भोग रहा हूँ कि आध्यात्मिकता से जो शक्ति मैंने प्राप्त की उसको मैंने प्रकृति के नियमों को तोड़ने में कई बार काम में लिया। और वो उदाहरण मेरे सामने आया गया कि उस बच्चे को जीवन का अंत था, लेकिन मेरे आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उसका जीवन काल बढ़ा दिया। तो मैंने प्रकृति का नियम तोड़ा, उसके दंड स्वरूप में ये परिणाम भोग रहा हूँ। फिर मैं उनको लेके गया, जा रहे थे उस दिन, उनकी जो इच्छा थी, एक दिन बातचीत में उन्होंने बताया कि हरिद्वार से नीचे का भाग, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश तक को आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं, और ऋषिकेश से आगे एक मुनि की रेती है, उससे ऊपर जाकर हिमालय तक उसको देव क्षेत्र कहते हैं। और वास्तव में यही हुआ कि जैसे ही मैं उनको लेकर जा रहा था, मुनि की रेती से 4-5 किलोमीटर आगे निकल गए, बातचीत करते करते जा रहे थे। पता नहीं उनकी क्या विशेष मेहरबानी थी, वो मेरे को ताऊ जी कहने लगे। तो बोले ताऊ जी कहाँ से आ गए? मैंने कहा जी महाराज एक कोई मुनि की रेती थी, वो 3-4-5 किलोमीटर पीछे रह गई। अच्छा, बोला देवभूमि में आ गए। मैंने कहा ये तो आप जानो साहब, मैं तो जानता नहीं देवभूमि क्या होती है, कर्म भूमि क्या होती है। और उन्होंने वहीं प्राण छोड़ दिए। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में ये आ गया कि अपने को
इस प्रकार का कोई काम नहीं करना है कि अपन किसी के साथ हमारे हाथ से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत टूट जाए या किसी गलत अपराधी की मदद करके हम उसको निर्दोष साबित कर दें जिसका पाप अपने ऊपर आ जाए, या किसी निर्दोष को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो जाए उसका पाप अपने पे आ जाए। इसलिए उसके बाद से अपन ने बिल्कुल साफ स्पष्ट सपाट रहना शुरू कर दिया। बहुत ही दिलचस्प आपने बात बताई है। संतों का आशीर्वाद है, आध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से फिर आप, हम कह सकते हैं कि जन सेवा में आए हैं। और शायद इसलिए ये है कि आपके लिए कहा जाता है जब्बर सिंह जी, जो आपने मेरे को असूल बताया, जो आध्यात्म का इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, कि आप एक ज़ीरो टॉलरेंस पर्सन हैं। आप ज़ीरो टॉलरेंस में बिलीव करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, लेकिन मैं इसका मुझे खामियाजी भी बहुत उठाना पड़ता है। आज की तारीख में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस भौतिक युग की चकाचौंध में बहुत से लोग इतने स्वार्थी हो गए कि बस पूछो मत। और हम जब उनके गलत काम में सहयोग नहीं करते हैं तो फिर अनावश्यक जाकर क्षेत्र में कई तरह की बातें हमारे खिलाफ करते हैं, जिसका खामियाजा भी हमें उठाना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करता। मुझे ये आत्मसंतोष रहता है कि नफ़ा नुकसान तो जो इस सृष्टि का संचालक है उसके हाथ में है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। लेकिन कम से कम हमारी अंतरात्मा हमें ये नहीं कहे कि तुमने ये गलत काम कर दिया। प्रयास यही रहता है और इसीलिए मैं ज़ीरो टॉलरेंस पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। शायद इसलिए जो आपने ये असूल बताया ज़ीरो टॉलरेंस का, हमने हाल ही में देखा और आपने अभी बात भी किया था, सब लोग उस बात से वाकिफ़ भी हैं। आपने कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आप चाहते नहीं कि आम आदमी चक्कर काटे। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था जयपुर विकास प्राधिकरण में, जो एसीबी की रेड हुई थी, और कहीं ना कहीं लग रहा है, जो सब बहुत चर्चा में भी आया था, सब लोग ने पढ़ा था, कि सिस्टम को सुधारने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शायद देने के लिए आपकी सरकार ने इस तरह से कदम उठाए हैं। देखिए, अभी रेड पड़ी, रेड के साथ ही जो लोग दायरे में आए पकड़े गए, उनके साथ साथ उनका जो अधिकारी था, मैंने जेडीसी से कहा कि बिना उसकी सह के ये काम नहीं हो सकता, इसलिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और हमने उसको भी निलंबित किया है। लेकिन कई बार सोचता हूँ, आम व्यक्ति की एक बहुत नकारात्मक मानसिकता बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम से लड़के और विधि के अनुसार अपना काम करवाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का मानसिकता ये है कि बार बार चक्कर कौन काटेगा, जो दो चार पैसे लगा के मेरा काम हो जाए। और इसी वजह से ये सिस्टम ज़्यादा खराब होता है। प्रयास ये कर रहे हैं कि नियम कायदे इतने अस्पष्ट होते हैं। मैं जब 13 से 18 में विधानसभा समिति का सदस्य था, तो सीएजी की जो रिपोर्टें आई, तो मैंने हमारे उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो यूडीएच के थे, उनके परीक्षण के लिए बुलाया। परीक्षण में मैंने प्रश्न किया कि मैंने कहा, भाई ये इतने सारे पैराज बन क्यों रहे हैं, और पैराज में भी एक तरह के नहीं, कई अलग अलग तरह से आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने कहा, भाई आप सोच के नेक्स्ट परीक्षण में इसका उत्तर ढूंढ के लाइए। हम परीक्षण का काम खत्म करके बाहर आए और मैं नीचे उतर रहा था, तो यूडीएच से एक रिटायर्ड पर्सन मिल गया मुझे। वो भी इसलिए आया था कि आज पहली बार परीक्षण हो रहा है, किस प्रकार का क्या हो रहा है। तो बातचीत चली, तो उन्होंने कहा, जी कारण तो मैं बता दूं आपको। मैंने कहा, बताओ।
बोला साहब जो नियम बने भू उपयोग परिवर्तन के, उसके बाद लगभग 174 सर्कुलर जारी हो गए। 174। 174 75 सर्कुलर जारी हो गए। किसी अधिकारी ने कोई क्यूरीज की और एक सर्कुलर जारी हो गया, फिर किसी अधिकारी ने क्यूरीज की, फिर एक सर्कुलर जारी हो गया, फिर किसी अधिकारी के यहाँ से कोई क्यूरीज आई, फिर सर्कुलर जारी हो गया। तो अब वो 174 सर्कुलर में जो भोगे पड़े वो सर्कुलर लगाओ और निर्णय कर दो। और निर्णय कैसे होते थे? सीएजी का मानना ये था कि इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि राजकोष में आनी चाहिए थी और 10 लाख रुपए में ही भू उपयोग परिवर्तन का आदेश जारी हो गया। असमंजस था, तो फिर हमने दूसरी बार जब परीक्षण किया तो फिर मैंने वो प्रश्न दोहराया उसी हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव से। तो उसने अपने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एफए की तरफ देख दाख के बोला साहब पकड़ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा आपके पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी पकड़ में आ गया। इस नियम के बाद, बनाने के बाद आपने 174 सर्कुलर जारी कर दिए। अब समिति आपको निर्देशित करती है कि उन 100 पहले नियमों का अध्ययन करें, फिर 174 सर्कुलर का अध्ययन करें और उसके बाद एक ऐसा पारदर्शी नियम बनाएं कि उसमें किंतु परंतु या इधर उधर करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो। अब ये होते होते दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि चुनाव की घोषणा हो गई, मामला अटक गया। अभी मंत्री बनने के बाद मैंने पूछा भाई उस पर कोई आगे एक्सरसाइज हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन समिति के बाद पिछले 5 साल में जो भी समिति रही उसने ध्यान नहीं दिया और वो मामला वहीं के वहीं अटका हुआ है। अब हम प्रयास ये करें दोबारा से कि उस सब का अध्ययन करके और एक ऐसा नियम बने, नियमों का अध्ययन हो, 174 सर्कुलर का अध्ययन हो और उसके बाद जितनी क्यूरीज आई वो क्यूरीज भविष्य में दोबारा राइज नहीं हो, दोबारा नहीं आए, उन सब को समाहित करते हुए नियमों पारदर्शी तरीके से एक सुस्पष्ट नियम बने। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि अधिकारियों की रुचि इस मामले में कम, क्योंकि नीचे वो अधिकारी खुद तो करता नहीं, वो नीचे वालों से करवाता है और नीचे वाले इस मामले में थोड़ी रुचि कम ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम एक सुस्पष्ट नियमावली, सुस्पष्ट सारे काम करके और पारदर्शी तरीके से विभाग में काम हो, आम आदमी को चक्कर नहीं काटने पड़े। इसीलिए हम ऑनलाइन पे भी जोर दे रहे हैं। हम पट्टों के मामले में भी इसी प्रकार के कुछ करने जा रहे हैं और सबको लेकर हम धीरे धीरे ये हैं कि सारे काम सुस्पष्ट और पारदर्शी तरीके से हों, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी साल में हम इन सारे कामों को पूरा करके और एक सुस्पष्ट नियमावली हर मामले के लिए तैयार करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत सही दिशा निर्देश दिया आपने कि ईज़ ऑफ गवर्नेंस और आम आदमी का काम ईजिली हो। और जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन जब प्रक्रिया है तो आपने उस पर भी जोर दिया है। और अभी मैं प्रधानमंत्री का भी भाषण सुन रही थी जब वो जोधपुर आए थे और उन्होंने भी यही बात कही थी कि टेक्नोलॉजी को हमको यूज़ करना चाहिए ताकि काम आसान हो। शायद आप भी खासकर जो शहरी विकास में जो फाइलें हैं, काफ़ी चीज़ें आप ऑनलाइन करने के प्रयास में हैं ताकि लोगों को बार बार, जैसे आपने कहा, चक्कर नहीं काटना पड़े, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऑनलाइन फाइल हम अपने आप हिलती जाए। बिल्कुल। और हम जी बोलिए सर। प्रयास हमारा यही है। दूसरा, गत सरकार के समय कायदे से तो जनता को राहत के नाम पे एक अभियान चलाया गया था और उसमें लगभग 13 लाख से अधिक पट्टे राजस्थान में जारी हुए। सरकार को मिला 7,000 करोड़ के लगभग का राजस्व। अभी विधानसभा में भी ये प्रश्न आया था और मैंने नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से एक ही निवेदन किया था
कि मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार किसी भी नागरिक को 501 रुपये में पट्टा नहीं मिला। इसलिए आप जब भी अपने क्षेत्र में जाएं तो शहरी क्षेत्र में जिन लोगों ने पट्टे प्राप्त किए हैं उनमें से 10, 15 या 20 व्यक्तियों से ये पूछ लेना अपने अंतरात्मा को पे हाथ रख के कि उसे 501 रुपये में पट्टा मिला, 5,000 में मिला, 50,000 में मिला या 5 लाख में मिला। और मेरा स्पष्ट अभिमत है कि 7,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आए और लगभग 7 लाख करोड़ रुपया राजस्थान के आम जन की जेब से निकलकर कहाँ कहाँ गया होगा। अभी इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और पहली बार जो कब्जे के आधार पे पट्टे जारी हुए 501 रुपये में, हमने कहा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1990-91 में हवाई सर्वे करवाया था। उसके नक्शे थे जिनको टोपोसीट कहा जाता है। उस समय जो खांचा, जो ढांचा जहाँ था, पेड़ जहाँ था, रास्ता जहाँ था, वो सारे उसमें दर्ज है। और 2005 के बाद में आ गया गूगल। अब हम कोशिश ये करें कि हम गूगल के नक्शे को मान्यता देकर हम इस बात को साबित करें कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 40 साल से यहाँ काबिज था, क्या 2005 के नक्शे में वहाँ कोई ढांचा था या खाली भूमि थी। हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जब हम ये काम पूरा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 13 लाख में से लगभग आधे से ज़्यादा पट्टे ऐसे मिलेंगे जो अवैध रूप से सरकारी संपत्ति हड़पने की नियत से 501 रुपये में जारी किए गए। जी जी सर, अभी जो जनता के जहन में सवाल है इन दिनों वो है कि आप जब आए थे हम लोग बात कर रहे थे कि बारिश खूब हुई है, लेकिन बारिश जो हुई है इस बार राजस्थान में कहीं ना कहीं जो शहरी विकास अब तक हुआ है उसमें जो कमियां हैं उसकी एक तरह से पोल खुल गई है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हमारी रोड्स, मतलब वाटर लॉगिंग, तो एक तरह से एक आई ओपनर है हमारे लिए कि आगे किस तरह से हमको शहरी विकास करना चाहिए। आपने इसमें से क्या लेसन्स लिए, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? देखिए, मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि शहरीकरण के दौर में पिछले 75 साल में अनियोजित और अनियंत्रित तरीके से शहरी विकास हुआ है। ना ड्रेनेज का ध्यान रखा गया, ना सीवरेज का ध्यान रखा गया। इस बरसात में ये सारी कमियां सामने आई हैं और अभी अधिकारियों के साथ हमने जो मीटिंग की, मुख्यमंत्री जी के साथ जो मीटिंग की, उसमें हमने तय किया है कि हमारे जितने भी शहरी निकाय हैं, सबसे बड़ी कमी खामी जो रही है अनियोजित विकास में कि कहीं भी भूमि का लेवल नहीं लिया गया। अभी मेरे पास एक प्रकरण आया, विधानसभा में एक प्रश्न था, एक शहर में जल भराव हो गया, उसका प्रश्न लगा, जवाब आया तो आया कि साहब 3-4 साल पहले 69 लाख रुपए खर्च होकर एक नाला बनाया, फिर भी जल भराव हो रहा है। मैंने दोबारा से वो जवाब आया, उसके बाद क्यूरीज की, मैंने कहा भाई नाला बना तो फिर क्यों हो रहा है जल भराव? बोला साहब नाला में पूरा पानी जा नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा जब नाले की योजना बनी होगी, डीपीआर बनी होगी, कितना पानी आएगा उसके लिए? बोले साहब उसका तो आकलन हुआ था और उसी के हिसाब से बना था, लेकिन फिर भी जल भराव होता है। अब यहाँ इंजीनियर हो गए फेल। अब हमारी ग्रामीण बुद्धि ने काम किया। मैंने कहा नाला जहाँ से शुरू हुआ और उसका आउटलेट
आउटलेट जहाँ है उसकी वो बताई जाए मुझे। तो पता चला कि नाला जहाँ से शुरू हुआ उसका जो धरातल था, जी। आउटलेट उससे 1.5 फुट ऊपर है। अब समस्या ये है कि नाले को तोड़ें तो हमारे 69 लाख रुपए बर्बाद हो गए। तो अब हमने ये कहा कि बिना लेवल निकाले भविष्य में दोबारा इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। और इसीलिए हमने अब ये तय किया है कि पूरे शहरों का लेवल के आधार पर आने वाले 40 साल बाद आबादी विस्तार कितना हो जाएगा, उसके आधार पर ड्रेनेज और सीवरेज दोनों का विस्तृत सर्वे करवाकर कार्य योजना बनाई जाए। उसके बाद डीपीआर बनवाई जाए और उसके बाद हम भारत सरकार से और राजस्थान सरकार के सहयोग से, जयपुर हो चाहे दूसरे शहर हो, उसका नए सिरे से ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का निर्माण करने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपने बताया सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जहाँ इंजीनियर्स फेल हो गए वहाँ पर ग्रामीण, उन्होंने कहा ग्रामीण बुद्धि से उन्होंने काम लिया। जो कहते हैं ना डिग्री इन कॉमन सेंस, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आते हैं, शायद कॉमन सेंस में डिग्री होनी चाहिए। आजकल तो बिजली से हो गया, फुहारे आ गए। पहले क्यारी दौरे बनते थे तो हम काम करते थे खेत में, खेल खेल में जाते तो यही देखते थे कि हमारे जो काम करने वाले हैं वो लेवल कैसे निकालते हैं। तो कई बार होता था तो हम देखते थे कि पानी, गांव में कहते हैं कि दोहरा आफर गया। मैंने कहा क्यों आफर गया? बोला जी इसका आगे का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। सर मेरा आखिरी सवाल है, दो सवाल है एक्चुअली, क्योंकि मेरे को एनवायरनमेंट और उससे वाटर हार्वेस्टिंग से खुद काफ़ी लगाव और जुड़ाव है। जब हम शहरी विकास करते हैं तो हमको एक चीज़ सोचने की है, और ख़ासकर आप तो राजस्थान से हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं। जो वाटर हमको रिचार्ज करना है, जैसे आपने कहा हम गांव में खेत में भी इस तरह से कहीं कहीं कुआं बनाते हैं कि पानी वहाँ पर जाके वो कुओं का रिचार्ज हो, और आपने अभी कहा कि पानी का रिचार्ज होना चाहिए। तो जब हम शहर का विकास करेंगे तो हम ये जो पानी का जो भूजल का रिचार्ज है इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? और दूसरी बात है कि जब हम शहर बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, भगवान नहीं करे कि ये प्रदूषण जो है जयपुर की तरफ भी आ जाए, तो किस तरह से हमको ग्रीन स्पेसेस, और जैसे झालाना की पहाड़ियाँ हैं, हमारे पास अरावली की श्रृंखला भी आ रही है जयपुर में, या जोधपुर या उदयपुर दूसरी जो जगह है जहाँ पे प्राकृतिक एक तरह से काफ़ी कुछ है, हमारे पास देन है, तो उसको साथ रखते हुए किस तरह से आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या विजन है कि प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगड़े और शहर, हमारा जो शहर है विकास भी हो? और जो आपने एक और बात कही, प्लीज़ आप उसके बारे में भी बोलिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग, गरीब लोगों के लिए भी किस तरह से हम हाउसिंग तैयार कर पाए। देखो आपके 3 प्रश्न है। 3 है, यस। सबसे पहले तो मैं भूजल के बारे में आपको जवाब दे दूं। पिछले 60 साल में जितना भूजल का दोहन हमने किया उतना वापस रिचार्ज नहीं हुआ। उसके पीछे मूल कारण ये है, रिचार्ज का सबसे सुलभ तरीका ये था, दीमक केवल मात्र एक ऐसा जीव है जो धरती के धरातल से लेकर उसका जो घर का बिल होता है वो आपके जमीन के नीचे जहां पहला हार्ड स्टेट आता है, धरातल से लेकर वहां तक केवल मात्र आपको दीमक का घर मिलेगा। बाकी चूहे का आपको 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट अंतिम है, फिर उसमें सर्प अतिक्रमण कर लेते हैं। पिछले 60 साल में जब से हरित क्रांति आई, रासायनिक खाद और कीटनाशक का जिस प्रकार से अंधाधुंध
प्रयोग होना शुरू हुआ, दीमक खत्म होनी शुरू हो गई। अच्छा। दीमक खत्म हुई तो हम हमारे गांव में उसको कहते हैं दीवड़िया। उसका जो बिल होता है या घर होता है वो ग्रामीण भाषा में कहा जाता है दीवड़िया। तो पहले जैसे ही बरसात होती थी तो जमीन पे जो पानी पड़ता था वो बह के शुरू होता, तो जहां जहां दीमक आती का दीवड़े आता था उसमें चला जाता था, उसके जरिए वो सीधा चला जाता था। जमीन के अंदर प्रवेश करता था। फिर बचपन में हमने देखा है कि हर गांव के अगल बगल में एक छोटी तालाब या नाडी ऐसी होती थी जो बरसात हुई लबालब भर गई, और दूसरे दिन सुबह जाकर देखा तो उसमें हमको कुछ हजार लीटर पानी या कुछ सैकड़ा लीटर पानी ही मिलता था, क्योंकि वो वहाँ दीमक के इतने घर होते थे कि वो पूरी रात में वो सारा पानी जमीन के अंदर शोषित हो रिचार्ज हो जाता जाता था। था। तो ये सिस्टम खत्म हो गया। अब हम जो रिचार्ज कर रहे हैं, अब रिचार्ज में दो तरीके हैं। कुछ कहते हैं कि साहब सीधा ही आप पानी इसको जमीन में डाल दो। पुराने आपका ट्यूबवेल कोई नकारा पड़ा है या कोई कुआं नकारा पड़ा है तो उसके साथ सारी गंदगी भी जाती है, तो जो भूमिगत जल की स्वच्छता है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन अब की बार पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे जिस प्रकार रासायनिक खाद और कीटनाशकों से दूरी होकर जैविक खेती की तरफ किसान वापस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार दीमक का भी वापस प्रादुर्भाव हो रहा है। तो वो जैसे जैसे ये दीमक के घर बनेंगे, और इस साल जिस प्रकार की बरसात हुई, अगर 2-4 साल वैसी बरसात रही तो वापस हमने जितना दोहन किया था उसकी क्षतिपूर्ति आने वाले 2-3 साल में हो सकती है। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया अफोर्डेबल हाउसिंग का, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो जिनका पहले चिन्हित हो गया, 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है, और अभी राज्य सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम 25,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से और देंगे ताकि वो अपना आराम से बना लें। अफोर्डिंग हाउसिंग स्कीम्स के बारे में मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि बहुत सी मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं लिटिगेशन में फंसकर अधूरी पड़ी हुई हैं। आज भी कुछ सज्जन मेरे पास आए थे इस विषय को लेकर, तो इसमें भी हम चिंतन मनन करके और इसकी जो आवंटन की प्रक्रिया है, नियमों की जो प्रक्रिया है, उसमें सुधार करके कोशिश ये करेंगे कि वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लाभ उन्हीं को मिले जिनके पास सीमित मात्रा का मकान है, परिवार बढ़ गया, वो उसमें समाहित नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को मिले, या जो बेघर हैं उनको मिले। इस मामले में हम जल्दी कोई न कोई निर्णय करके प्रयास करेंगे। दूसरा, जो प्राकृतिक असंतुलन है, पिछले 75 साल में हमने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ अंधाधुंध छेड़छाड़ की, मैं एक अभी 78वां वन महोत्सव के अवसर पर 77 साल में वन महोत्सवों के माध्यम से जितने वृक्षारोपण हुए उनके आंकड़े देख रहा था। तो हमारे भारतवर्ष का जितना कुल भूभाग है और 77 साल के वृक्षारोपण के आंकड़ों को देखें तो भारतवर्ष के भूभाग की 1 सेंटीमीटर जमीन भी खाली नहीं रहनी चाहिए बिना वृक्ष के, और खाली नहीं रहनी चाहिए, वृक्ष के ऊपर वृक्ष, कम से कम 4 वृक्ष और लगे हुए होने चाहिए। कारण ये है कि पिछले 75 साल में आम जन के मन में एक बड़ी नकारात्मक भाव घुसा हुआ है। सरकार की योजनाएं सफल होती है तो ठीक है, असफल होती है तो ठीक है, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। पहली बार आम आदमी को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम
की योजना घोषित हुई है, उसके भाव को समझने की आवश्यकता है। आज हम 135-40 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना माँ के इस धरती पे आया होगा। कुछ की माँ आज की तारीख में इस दुनिया में है और कुछ की माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी होगी। तो प्रधानमंत्री जी का आग्रह ये है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जरूर लगाएं। तो आज मान लीजिए मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मेरी माँ नहीं है, तो मैं तो माँ के नाम में लगाऊं, लेकिन अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ की भी तो कोई ना कोई माँ थी। उसका संरक्षण होगा, आप तो संरक्षण करोगे। 140 करोड़ को ही वृक्षारोपण के साथ जोड़ने का उनका प्रयास है। जी। और भाव उनका ये है कि आप जन्म में जब पेट के बल सरकना भी नहीं जानते थे, आपकी माँ ने आपको पेट के बल सरकना सिखाया, उसमें भी आपका संरक्षण किया। फिर घुटनों के बल चलना सीखा, फिर अंगुली पकड़ के लड़खड़ाते हुए चलना सीखा और उसके बाद आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो इस दौर में आपकी माँ ने आपकी जिस प्रकार से देख रेख की, बिल्कुल। आप माँ के नाम जो पेड़ लगाएं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए। जी, जी। पैरों पे खड़ा होने का मतलब यह है कि वो जब तक सक्षम नहीं हो जाए 3-4 साल में, तब तक आपको उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी माँ ने आपकी देख रेख की थी, उस पेड़ की देख रेख करें। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार राजस्थान में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हाथ में लिया है, वो 3 साल की योजना तैयार हुई है। अभी 2 करोड़ पेड़ हमने एक दिन में लगाए और लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पेड़ इस साल लगाने का लक्ष्य है। जी। सबकी जियो टैगिंग हो रही है। जो बड़ी भूमि हमें मिली है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उनमें तारबंदी की भी व्यवस्था हुई है। ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल था तो वहाँ उसके लिए तालाब या बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए नाडी का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। वृक्ष मित्र भी लगाए जा रहे हैं। 3 साल तक उनका देखभाल और गर्मी के मौसम में जल उपलब्ध करवाने का भी उसमें रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो टैगिंग के माध्यम से हर महीने एक एक पेड़ की मॉनिटरिंग होगी कि आज जो पेड़ लगा वो सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए वो ख़त्म हो गया तो तुरंत यहाँ से ज़िले को मैसेज आएगा कि आपके कचरा नंबर इतने में फला गाँव राजस्व ग्राम में आपने जो पेड़ इतना नंबर पेड़ लगा था वो आज की तारीख में सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगे। तो कोशिश ये कि 3 साल में हम 7-8 करोड़ जो पेड़ लगेंगे उनका सही तरीके से पालन पोषण करेंगे और 3-4 साल बाद जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मतलब वो सक्षम हो जाएंगे, तो पिछले 75 साल में हमने प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया था उसकी बहुत हद तक हम इस वृक्षारोपण के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने सरल शब्दों में, आपके पास सबसे जटिल विभाग है लेकिन इतने सरल शब्दों में आपने कितना कुछ हमें समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने दिया है हमें, जब्बर सिंह खर्रा जी और एनडीटीवी परिवार की तरफ से, और आज जो सब हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मनीष आए और कार्यक्रम का आगे का संचालन अब करें। मनीष।